अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है एलिमेंट। सबसे पहले हम एलिमेंट की डेफिनेशन करते हैं कि एलिमेंट होते क्या हैं। इट इज अ सब्सटेंस made up of same type of atoms having same atomic number and cannot be decomposed into simple substance by ordinary chemical means। बेटा जी कहता है कि आपके पास जो एलिमेंट होगा वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है। जब एक तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है इसका मतलब है कि उन सबके एटॉमिक नंबर भी बराबर होंगे और इसको हम आम जो कीमियाई अमल है सेपरेशन के उनके जरिए तोड़ या अलग नहीं कर सकते। बेटा जब हम बात करते हैं एलिमेंट की हिस्ट्री के बारे में तो अर्ली एज के अंदर सिर्फ हमारे पास 9 एलिमेंट डिस्कवर थे जिनके अंदर हमारे पास कार्बन, नंबर 2 पे आपके पास गोल्ड, नंबर 3 पे हमारे पास सिल्वर, नंबर 4 पे हमारे पास लेड, नंबर 5 पे हमारे पास कॉपर, नंबर 6 पे हमारे पास सल्फर, नंबर 7 पे हमारे पास टिन, 8 पे हमारे पास मरकरी और नंबर 9 पे हमारे पास आयरन। ये वो 9 एलिमेंट है जो अर्लियर एज के अंदर हमें जिनको हम जानते थे। वक्त गुजरता गया और 19वीं सदी के आखिर में हमने 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए यानी कि जिनको हम जानते थे। और अब इस मौजूदा दौर में हम 118 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कवर हो चुके हैं, हम उनको जानते हैं। बेटे जी इन 118 में से हमारे पास 92 एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं यानी कि कुदरत ने हमें वो अता किए, लेकिन 26 हमारे पास ऐसे एलिमेंट हैं जो हमने आर्टिफिशियली तैयार किए यानी कि इंसान ने खुद जो है उनको तैयार किया। अब कहता है कि ऐसे एलिमेंट जो नेचर के अंदर अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं उनकी कंपोजिशन इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर क्या होगी, मुख्तलिफ होती है। ठीक है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा किसके अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर। नंबर 2 पे हमारे पास है ओशंस के अंदर और नंबर 3 हमारे पास आता है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब
वो कहते हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिर्फ उन्हीं एलिमेंट को जो कि ज्यादा मिकदार में, जो मेजर अमाउंट जिनकी पाई जाती है। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा हमारे पास है ऑक्सीजन 48%, और अर्थ क्रस्ट में जो दूसरा आपके पास एलिमेंट पाया जाता है वो है बेटा जी हमारे पास सिलिकॉन 28%, और एंड पे हमारे पास आता है एल्यूमिनियम 7.8%। इसी तरह ओशन, समुद्रों के अंदर ऑक्सीजन हमारे पास है बेटा जी जो पाई जाती है 86%, हाइड्रोजन 11% और क्लोरीन 1.8%। अब हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर सबसे ज्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन हमारे पास कितनी होती है 21%, और थर्ड नंबर पे हमारे पास है आर्गन 0.9%। अब देखिए वो कहता है कि हमारे पास जो एलिमेंट है ये अकेला भी रह सकता है और कंबाइंड फॉर्म, दोनों हालतों में हमारे पास नेचर के अंदर मौजूद होता है। यानी कि ये आपके पास सिंगल भी मौजूद हो सकता है और ये आपके पास कंबाइंड फॉर्म के अंदर भी मौजूद हो सकता है। ठीक है बेटा जी। अब एटम की बात करें, अब एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एलिमेंट हमारे पास सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है और गैस फॉर्म में भी होता है। यानी कि आपके पास जो एलिमेंट है ये तीनों हालतों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये आपके पास सॉलिड भी हो सकता है, ये आपके पास लिक्विड भी हो सकता है और ये आपके पास गैस भी हो सकता है। अगर एग्जांपल हम देखें तो सोडियम मेटल, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सारे के सारे हमारे पास सॉलिड है। ठीक है बेटा जी। दूसरे नंबर पे हमें कहता है कि हम बात करें अगर लिक्विड में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं तो बेटा जी वो हमारे पास सिर्फ दो ही एलिमेंट हैं, एक है हमारे पास मरकरी और दूसरा हमारे पास है ब्रोमीन। और अगर गैस की बात करें तो गैस के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ये सारे हमारे पास क्या हैं, गैसेज हैं। बेटा जो लिक्विड में पाए जाने वाले एलिमेंट हैं ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि वो कौन सा हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है, जो कि मेटल है लेकिन किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में। तो आपके पास जो मरकरी है ये मेटल है जो किस फॉर्म में पाई जा रही है, लिक्विड फॉर्म के अंदर। और आपसे पूछा जा सकता है बताओ वो कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म पाई जाती है। तो आपके पास जो ब्रोमीन है ये क्या है, नॉन मेटल है लेकिन ये आपके पास किस फॉर्म पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद होती है। अगर हम प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर बताएं, एलिमेंट को डिफाइन करते हैं, बड़े जी एलिमेंट जो है फिर आगे तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो जाएगा और ये किस बेस पे है, प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर। ये कैटेगरी आ जाएगी जिसके अंदर वो कहता है कि आपके पास मेटल्स होती हैं, मेटलॉइड्स होते हैं और हमारे पास नॉन मेटल्स होती हैं। अब मेटल क्या है, मेटल वो थे जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल क्या करती हैं, गेन इलेक्ट्रॉन। और आपके पास जो मेटलॉइड होते हैं हम क्या करते हैं, बोथ, दोनों ही काम कर लेंगे, जो आपके पास गेन भी कर सकते हैं और लूज भी कर सकते हैं। अगर इसकी एग्जांपल हम लें तो इसके अंदर आपके पास क्या है, सिलिकॉन है, बोरोन है, ये आपके पास क्या है, मेटलॉइड्स है। अगर हम बात करें मेटल की
कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये आपके पास मेटल्स आ जाएगी। अगर बात करें नॉन मेटल की तो उसके अंदर आपके पास है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, ये आपके पास क्या आ जाएगी नॉन मेटल आ जाती है। बेटा आगे जो है हमारे पास वह एलिमेंट के सिंबल। अब सिंबल जो थे वो किस लिए इंट्रोड्यूस करवाए गए कि जब हमने कोई केमिकल रिएक्शन लिखना था तो हमारे पास उसके अंदर उसका पूरा नाम नहीं हम लिख सकते, तो इसलिए हमने क्या किया उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या की मुतारफ करवाई गई। यानी कि कोई भी आपके पास एलिमेंट है तो उसका एक छोटा फॉर्म, छोटा नाम, जैसे हाइड्रोजन का हमने क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया, एच इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब जब भी एच लिखा जाएगा इसका मतलब है कि हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइड्रोजन को, यानी कि एब्रिविएशन। एब्रिविएशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट। हमने क्या किया, एलिमेंट के नाम का एब्रिविएशन इंट्रोड्यूस करवा दिया। जैसा कि हमारे पास अगर हाइड्रोजन है तो हमने इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया H, अगर ऑक्सीजन था तो हमने उसके लिए इंट्रोड्यूस करवा दिया O। यानी कि एलिमेंट के नाम का हमने क्या चीज इंट्रोड्यूस करवा दी है, शॉर्ट फॉर्म। अब उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिंबल कहते हैं। अब बेटा इस सिंबल को लिखने के दो तरीके हैं। वो कहता है ऐसे एलिमेंट जिसका सिंबल सिर्फ एक ही लेटर हो, अल्फाबेट का एक ही लेटर हो, तो उसे आप हमेशा क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट ऐसा है जिसके हम क्या कर रहे हैं, दो अल्फाबेट ले रहे हैं, यानी कि दो लेटर यूज हो रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर क्या करेंगे, आप स्मॉल लिखते हैं। वो कहता है अगर हम क्या करेंगे, वन लेटर लेते हैं, ठीक है, अगर आपने एक लेटर लिया है तो उसे हम क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास ऐसा सिंबल जिसके अंदर दो अल्फाबेट हो, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास कितने लेटर हैं, टू लेटर, तो फर्स्ट आपके पास जो होगा उसको हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, और सेकंड वन को क्या लिखेंगे, स्मॉल लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें हम बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के अंदर एक ही क्या है हमारे पास, लेटर है, अल्फाबेट है, उसको हम क्या लिखेंगे, कैपिटल। ऑक्सीजन के अंदर एक ही क्या है, लेटर है, उसे हम क्या लिखते हैं, कैपिटल। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कोई सिंबल जिसके अंदर दो अल्फाबेट है, तो उसके अंदर आपने देखा होगा जैसे कैल्शियम है Ca, तो पहला इसका जो लेटर है वो कैपिटल और अगला जो लेटर है वो क्या लिखा आपने, स्मॉल लिखा। फिर Hg मरकरी, तो आपके पास जो पहला लेटर है वो कैपिटल और अगला लेटर क्या है आपके पास, स्मॉल है। जैसे Cl, तो इसके अंदर C कैपिटल और L क्या हो गया आपके पास, स्मॉल हो गया। फिर बेटे हम बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी की डेफिनेशन है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, कि एक एलिमेंट जो है वो कितने दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहा है, कंबाइन कर रहा है, वो उसकी क्या कराएगी आपके पास, कंबाइनिंग कैपेसिटी। और ये बेटा जी डिपेंड करती है उस एलिमेंट के आखिरी शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, द इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल, कि उसके आखिरी
आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। अगर उसके आखिरी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन हो चाहिए, तो 1 बॉन्ड बनाएगा। अगर उसके आखिरी शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है तो उसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, तो क्या करेगा वो 2 बॉन्ड बनाता है। तो बेटा जी वैलेंसी हमारे पास 2 तरह के कंपाउंड की होती है। एक हमारे पास होंगे कोवैलेंट कंपाउंड, सिंपल कोवैलेंट कंपाउंड, और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, सिंपल आयनिक कंपाउंड। अगर वो कहता है कि कोवैलेंट कंपाउंड की वैलेंसी क्या है, वो कहता है एक आपके पास जो सेंट्रल एटम है उसने कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है, द नंबर ऑफ आपके पास हाइड्रोजन एटम, ठीक है, कंबाइन विद द एटम ऑफ दैट एलिमेंट, कि एक हमारे पास जो सेंट्रल एटम है उसके इर्द गिर्द कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, वो सेंट्रल एटम की क्या होगी मेरे आपके पास वैलेंसी होती है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स combine with the atom of that element, कि आपके पास एक सेंट्रल एटम जो है उसके इर्द गिर्द कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, अगर जितने हाइड्रोजन लगे हैं वही उसकी क्या होगी वैलेंसी होती है। या फिर हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाए हुए हैं उस एलिमेंट के एटम ने। एक आपके पास सेंट्रल एटम है, ये जितने बॉन्ड बनाता है वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। यहां पे हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय द एटम ऑफ दैट एलिमेंट, कि उस एलिमेंट के एटम ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। तो बेटा जी इसको समझे पहले, तो कहता है कि हमारे पास ये इसकी 2 डेफिनेशन हो जाएगी। या तो आप ये कहेंगे कि एक हमारे पास सेंट्रल एटम है, इसने आगे से कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं वो भी इसकी क्या शो करती है वैलेंसी। या हम ये कहेंगे कि ये सेंट्रल एटम है, इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये भी उसकी क्या शो करती है वैलेंसी। मसलन आपके पास है क्लोरीन, अब क्लोरीन यहाँ पे सेंट्रल एटम है, अब क्लोरीन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1, तो इसकी वैलेंसी क्या है 1। दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि क्लोरीन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1, तो इसकी वैलेंसी क्या है 1। आगे चलते हैं तो बेटा जी हमारे पास ये है ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी वैलेंसी क्या है, तो हम इन दोनों डेफिनेशनों में से एक जो है वो अपने दिमाग में रखी हुई है। पहले देखेंगे कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं। जिस सेंट्रल एटम की हम बात कर रहे हैं देखेंगे कि इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी 2। अगर हम पहली की बात करें, पहली को मद्देनजर रखते हुए बात करें तो हम देखेंगे हाइड्रोजन एटम कितने जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2 होगी। अगर हम एक और एग्जांपल लें नाइट्रोजन की, तो अब यहाँ पे अगर हम दूसरी डेफिनेशन को पहले मद्देनजर रख रहे हैं कि कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं 3, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 3। अगर पहली के मुताबिक हम चले तो हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन उस सेंट्रल एटम के साथ क्या है अटैच हैं, तो कितने अटैच हैं 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 3। इसकी वैलेंसी कितनी थी 2 और इसकी वैलेंसी कितनी थी 1। ठीक है बेटा। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, कोवैलेंट कंपाउंड की, सिंपल कोवैलेंट कंपाउंड, तो हम देखेंगे या तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने अटैच है सेंट्रल एटम के साथ, या फिर हम देखेंगे कि उस सेंट्रल एटम ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं।
वो क्या शो करेगी, उसकी वैलेंसी शो करेगी। अब बेटा जी हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की वैलेंसी की। अब वो कहता है कि जो आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये कैसे फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन और लूज से, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट बाय अ एटम ऑफ एन एलिमेंट, कि एक एलिमेंट का जो एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या कितने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो लूज करेगा। तो वही उसकी बेटा जी क्या होगी, आपके पास वैलेंसी होगी। मसलन हमारे पास था सोडियम, सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो उसकी वैलेंसी क्या है, उसकी वैलेंसी होती है हमारे पास +1। हमारे पास था मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ने क्या किया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो हमारे पास मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या हो गई, +2 हो गई। एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम ने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो हमारे पास एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होगी, +3 हो गई। यानी कि आयनिक जो कंपाउंड की वैलेंसी है वो डिपेंड कर रही है कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ तो गेन हुए हैं या फिर उन्होंने लूज किए हैं, अपने अंदर से निकाले, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अब क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, -2 चार्ज आ जाएगा। आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या आ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब वो कहता है कि इसी डेफिनेशन को उसने यहाँ पे इंप्लीमेंट करके आपको बता दिया है कि आयनिक कंपाउंड की वैलेंसी क्या होती है, ये डिपेंड करती है कि एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स ने अपने अंदर से लूज किए, ठीक है बेटा जी। आगे हम जो चीज डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास रेडिकल। अब रेडिकल बेटा जी आपके पास क्या होता है, a group of atom having a charge on it, a group of atom having a charge on it। आपके पास एटम का ग्रुप है और उसके ऊपर क्या आ गया है, चार्ज, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, रेडिकल। एग्जाम्पल बेटा जी हम लेते हैं SO4 -2, HCO3 -1, CO3 -2। अब ये सारे हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स, और उनके ऊपर क्या आ गया, हमारे पास चार्ज आ गया। तो इन सबको हम किस कैटेगरी में लेके आएंगे, रेडिकल की कैटेगरी कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज ऑन इट, जब किसी ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। लास्ट में बेटा जी हम जो चीज डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चेंज होना, तब्दील हो जाना। वो कहता है अगर हमारे पास एक ही एलिमेंट के जो एटम है वो एक से ज्यादा क्या करते हैं, आपको वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है, एटम शो मोर देन 1 वैलेंसी, ठीक है, एटम शोज मोर देन 1 वैलेंसी। आपके पास एक एटम है उसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा है, ठीक है, जैसे हमारे पास आयरन है, इसकी वैलेंसी +2 भी होती है और इसकी वैलेंसी हमारे पास है +3 भी होती है,
ठीक है। अब वो कहता है कि एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट के एटम है, लेकिन जो इसकी वैलेंसी है वो एक से ज्यादा है, +2 भी और +3 भी है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल वैलेंसी। अब कहता है कि अगर हमने कम वैलेंसी शो करनी होती है तो उसके नाम के आगे हम क्या करते हैं, OUS लिख देते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास फीरस, क्या बनेगा आपके पास, फीरस, OUS आ जाएगा। और अगर आपने ज्यादा वैलेंसी शो करनी होती है तो आप उसके नाम के एंड में क्या लिखते हैं, IC लिख देते हैं, फीरिक, क्या लिखेंगे, फीरिक। एमसीक्यूज के हवाले से बेटा जी आपने याद रखना है कि जब आपने कम वैलेंसी शो करनी है तो आपने क्या लिखना है उसके नाम के एंड पे, उसके नाम के एंड पे आप लिखेंगे OUS लिखेंगे। लेकिन अगर आपने ज्यादा वैलेंसी शो करनी है तो आप क्या करेंगे, उस एटम के नाम के एंड पे क्या लिखेंगे, IC लिख देंगे, ठीक है बेटा जी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे।